हेलो दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम सब ईवीएस पर्यावरण को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आज हम सब टॉपिक कवर करेंगे वह टॉपिक आपका है परिवार एवं मित्र। इस टॉपिक से आपके हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसको आज हम सब अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब हर टॉपिक को चैप्टर वाइज कवर कराएंगे। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में सबसे पहले हम सब समझते हैं सिलेबस को। यहाँ पे हम सब विषय वस्तु को शुरू कर रहे हैं, तो विषय वस्तु के सिलेबस को यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम सब शिक्षण का शुरू करेंगे तो वहाँ पर शिक्षण का सिलेबस देख लेंगे। सबसे पहले विषय वस्तु में जो आपका सिलेबस है दोस्तों, थीम और मुख्य थीम, इससे हर बार एक नया क्वेश्चन बनता है। मुख्य थीम कितने हैं, उप थीम कितने हैं, मुख्य थीम के अंतर्गत कौन आते हैं, उप थीम के अंतर्गत कौन आते हैं, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम सब मुख्य थीम समझ लें। मुख्य थीम में परिवार एवं मित्र है वो दोस्तों पहला। उसके बाद हो गया भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं, यह आपका मुख्य थीम के अंतर्गत आता है। परिवार, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे परिवार एवं मित्र के ही दोस्तों अंदर आपके उप थीम आते हैं, जो होते हैं 4। अब उप थीम की अगर हम सब बात करें तो संबंध हो गया, कार्य एवं खेल हो गया, पौधे हो गए और पशु हो गए। यह आपके उप थीम हो गए। मुख्य थीम और उप थीम, यह आपका सिलेबस भी हो गया और हम मुख्य थीम उप थीम को भी समझ लिए। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे हर सीटेट एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो आज हम सब क्लास को कवर कर रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम सब समझेंगे परिवार। परिवार कहते किसे हैं? कह रहे हैं कि परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, जो लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? जो आपका फैमिली है वह फैमिलस शब्द से बना है, जिसका संकुचित और व्यापक दो अर्थ होता है। किसका दोस्तों? फैमिलस का दो अर्थ होता है, एक संकुचित और व्यापक। अब हम सबसे पहले संकुचित को समझते हैं। संकुचित अर्थों में हम परिवार किसे कहेंगे? संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य नौकर से होता है, जहाँ पर बच्चों को पालन पोषण किया जाता है। यह लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा। अब क्यों यहाँ तक सीमित रहा दोस्तों? संकुचित अर्थों में अगर हम परिवार का तात्पर्य समझे तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जब अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए आप नौकर एक रख दें कि हमारे बच्चे का पालन पोषण एक नौकर करेगा, तो दोस्तों यह आपका संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य होगा। लेकिन अब अपने यहाँ ऐसा तो है नहीं कि बच्चे के पालन पोषण के लिए एक अलग से नौकर रखा जाता है। इसीलिए कह रहे हैं यह लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा। कौन दोस्तों? संकुचित परिवार। लेकिन अब हम सब पढ़ रहे हैं तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो संकुचित में समझ लीजिए, संकुचित से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन हम दोनों मतलब समझ ले रहे हैं, संकुचित और व्यापक। अब हम समझते हैं व्यापक अर्थों में। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यही इसी से बनते हैं, जो व्यापक अर्थों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यापक अर्थों में परिवार एक सामाजिक संस्था है, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। किस अर्थों में दोस्तों? व्यापक अर्थों में। व्यापक अर्थों में आप ऐसा समझ सकते हैं, परिवार के सभी मेंबर आ जाते हैं, जिनकी शादी हुई है, नहीं हुई है, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, जितने भी बच्चे लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब उसमें आ जाते हैं व्यापक अर्थों में परिवार में। अब हम आगे समझते हैं और टॉपिक इसके। परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों। जो परिवार होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो सामाजिकरण की पहली शिक्षा है वह परिवार से मिलते हैं, क्योंकि परिवार में मम्मी कौन है, पापा कौन है, चाचा कौन है, किससे क्या कहना है, यह सारी शिक्षाएँ दोस्तों बालक को परिवार में ही मिलते हैं। इसीलिए कह रहे हैं परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। और परिवार में बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। करें परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है दोस्तों। कौन सी इकाई है? प्राथमिक इकाई है। और द्वितीयक इकाई की बात किया जाए तो दोस्तों आपका विद्यालय हो जाएगा। प्राथमिक इकाई में आपका परिवार हो जाएगा, आस पड़ोसी हो जाएंगे, यह आपके प्राथमिक इकाई में आते हैं। करें भाई काइबर एवं पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है, जो इतना छोटा व अस्थायी है कि उसमें बच्चे की उत्पत्ति में पालन पोषण हो सके। ये किसके अनुसार है दोस्तों? यह है आपका
मैकाइवर पेज के अनुसार है। अब परिवार के हम प्रकार समझते हैं। परिवार होते कितने प्रकार से हैं। सबसे पहले संयुक्त परिवार और एकल परिवार। परिवार दो प्रकार से होते हैं, एक संयुक्त परिवार होते हैं और एक एकल परिवार होते हैं। सबसे पहले हम सब समझते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त परिवार के गुण, संयुक्त परिवार के दोष, एकल परिवार के गुण और एकल परिवार के दोष। सबसे पहले हम सब समझेंगे संयुक्त परिवार कहते किसे हैं, फिर संयुक्त परिवार के गुण दोष समझेंगे, एकल परिवार कहते किसे हैं और एकल परिवार के गुण और दोष किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। करें संयुक्त परिवार की बात हो रही है। संयुक्त परिवार की अगर हम सब बात करें तो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं उसे हम संयुक्त कहते हैं। एकल परिवार में एक शब्द से ही फर्क हो रहा है, लेकिन हम आगे क्लियर कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं दोस्तों। 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित अविवाहित बच्चे इत्यादि जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार किसे कहेंगे दोस्तों। संयुक्त परिवार में आपके 2 या 2 से अधिक लोग, पीढ़ी के लोग रहते हैं, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, उनके विवाहित अविवाहित बच्चे रहते हैं, वह आपके संयुक्त परिवार कहे जाते हैं। अब संयुक्त परिवार के हम दोष समझते हैं कि अगर हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो उसके दोष क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे हम दोस्त समझते हैं, लेकिन दोस्त समझने से पहले हम सब संयुक्त परिवार के फ़ायदे भी समझ लें, क्योंकि फ़ायदे वाला टॉपिक इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, लेकिन हम उसको आपको बता देते हैं वैसे कि पहले संयुक्त परिवार के हम फ़ायदे क्या समझते हैं, गुण क्या होते हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए संयुक्त परिवार में एक चीज़ होता है कि अगर हम सब दोस्तों संयुक्त परिवार के गुण की बात करें तो इसमें जिसे ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम होते होंगे जो करने में बहुत आसानी हो जाती है, जैसे कार्य विभाजन की व्यवस्था। अब देखिए कोई भी कार्य करना है, जब ज़्यादा लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे एक काम कर लेंगे तो कार्य विभाजन की व्यवस्था अच्छी होती है। बच्चों का उचित पालन पोषण व उचित देखरेख होता है। किसमें दोस्तों, संयुक्त परिवार के हम सब गुण की बात कर रहे हैं। बच्चे का पालन पोषण अच्छे से हो जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। करें कि उचित सामाजिक जीवन का विकास होता है। अब सामाजिक जीवन, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा चीज़ बच्चों को बताएंगे तो बच्चे का सामाजिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। करें कि पारिवारिक धन का समान वितरण होता है। अब जाहिर सी बात है, यह फाइंड दोस्तों कि जो पारिवारिक धन होता है, जैसे सभी लोग कमा रहे हैं, एक लोग नहीं कमा रहे हैं, तो पैसा जो आएगा सभी ले जाके मुखिया को देंगे, मुखिया सभी को समान देगा। तो यही कह रहे हैं कि पारिवारिक में जो संयुक्त परिवार के गुण हैं दोस्तों, अगर उसमें कोई नहीं कमा रहा है तब भी उसका पालन पोषण अच्छे से हो जाता है, क्योंकि और लोग कमा रहे हैं तो मिलजुल कर उसको भी खर्चा मिल जाता है। अब हम संयुक्त परिवार के दोस्त समझते हैं दोस्तों। तो दोस्त कहते किसे हैं, कह रहे हैं व्यक्तित्व के स्वतंत्रता विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों। किसमें, संयुक्त परिवार में। ये जाहिर सी बात है दोस्तों। अब एक परिवार में 5-6 लोग हैं तो सभी को, अब सभी अच्छे से पढ़ना चाहें, सभी से अच्छा कार्य करना चाहें तो उनको वह अवसर नहीं मिल पाता। उनको वरीयता नहीं होती कि नहीं आपका जो मन हो वही करिए। उसमें परिवार में और लोग हैं, सबके जो भी आपको कार्य करना है सभी आप एक दूसरे के सलाह से करिए। तो वही कह रहे हैं कि स्वतंत्र विकास के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। कह रहे हैं परिवार कलह या संघर्ष की संभावना अधिक होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो कलह भी ज़्यादा होगी। आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्यों को आलसी हो जाते हैं। अब अगर दोस्तों परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग कमा रहे हैं, 1 लोग नहीं कमा रहे हैं, उनको जब बिना कमाए हर चीज़ मिल जा रहा है तो क्यों कमाएंगे नहीं तो आलसी हो जाएंगे। वही कह रहे हैं कि आवश्यकता उनकी पूरी हो रही है, 4 लोग के पैसा मिल रहा है तो हमारी भी आवश्यकता पूरी हो रही, क्यों कमाए हुए। वही कह रहे हैं आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्य को आलसी हो जाते हैं। अब हम एकल परिवार को समझते हैं। एकल परिवार कहते किसे हैं, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे। दोस्तों यह पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चे का विवाह हो गया तो वह एकल परिवार में नहीं आएगा, वह संयुक्त परिवार चला जाएगा। लेकिन जब तक उसका शादी नहीं हुआ है तो वह आपका एकल परिवार कहलाएगा। कह रहे हैं यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे जो एक साथ रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, एकल परिवार कहेंगे। अब एकल परिवार के गुण समझते हैं। कह रहे हैं व्यक्ति के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है। दोस्तों जाहिर सी बात है बच्चे का, अब एकल परिवार है, सारे निर्णय आपको लेने हैं,
आप जो भी करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, आपके पास हर अवसर उपलब्ध है, क्योंकि आपको रोकने वाला कोई नहीं है। कह रहे हैं कि इसमें कलह की संभावना कम पाई जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब परिवार में 2 लोग हैं, पति पत्नी, तो फिर उसमें कलह किससे करेंगे, आपस में ही रहेंगे। तो वही कह रहे हैं इसमें कलह की संभावना कम पाई जाती है। कह रहे हैं गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। एक लोग मालिक हैं, जैसा मन हो, जो बनाना हो, जो खाना हो आप करिए। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। पारिवारिक कलह नहीं होता। जाहिर सी बात है दोस्तों, एकल परिवार के दोस्त समझते हैं दोस्तों। अब इस तो फायदे हो गए, एकल परिवार के बहुत फायदे दिखाई दिए हैं, लेकिन हम दोस्त समझते हैं कि नुकसान भी तो है ना। अभी आप परिवार में 2 लोग रह रहे हैं, कोई समस्या आ जाए, आप कैसे निवारण करेंगे, तो बच्चे की देख रेख कैसे होगा, ये सब समस्याएं होती हैं। कह रहे हैं शिशुओं की देखभाल में समस्या पाई जाती है। एकल परिवार में संकट के समय दयनीय स्थिति होती है दोस्तों। जाहिर सी बात है, भी कोई समस्या आ जाए, परिवार में 2 लोग हैं, आप पे को मैनेज करना बहुत समस्या हो जाती है। वही कह रहे हैं कि संकट के समय दयनीय स्थिति होती है, शिशुओं को देखभाल नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है, 2 लोग हैं, एक लोग चले गए ड्यूटी, एक लोग घर पे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे को संभाले के काम करें, यह सारी समस्याएं एकल परिवार में होती हैं। बुजुर्गों को ज्ञान या उपदेश का अभाव होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में कोई बुजुर्ग है ही नहीं, जो कहानी किस्से के माध्यम से बच्चा सीखता है, वह नहीं सीख पाता। अब हम परिवार के कार्य समझते हैं। कुछ कार्य होते हैं परिवार में जो हर परिवार को करना ही चाहिए। कुछ परिवार कार्य ऐसे होते हैं जो कर देंगे ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। अब हम इसको समझेंगे मैकाइबर में पेज के अनुसार। एक होता है आपका आवश्यक कार्य, एक होता है अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में हम सब देखें तो हर परिवार का दायित्व है कि शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराए, आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध कराए, और दोस्तों लैंगिक व्यवस्था उपलब्ध कराए। अनावश्यक कार्य में दोस्तों मनोरंजन के साधन की व्यवस्था। अब इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में दोस्तों शैक्षिक व्यवस्था। आवश्यक कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से करना चाहिए दोस्तों। यह कंपल्सरी, हर परिवार का यह दायित्व होता है कि यह सारे कार्य करें। पहले हम शैक्षिक व्यवस्था समझते हैं। शैक्षिक व्यवस्था में हमारे परिवार में पल बढ़ रहे बालकों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना शैक्षिक व्यवस्था कहलाते हैं दोस्तों। यह हर परिवार का दायित्व है दोस्तों कि बालक को पढ़ने की व्यवस्था करें। आर्थिक व्यवस्था दोस्तों, अगर हम सब आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें दोस्तों प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, शरीर ढकने के लिए कपड़े, सर के ऊपर छत की व्यवस्था करना आर्थिक व्यवस्था कहलाता है दोस्तों। यह हर परिवार का जिम्मेदारी होती है कि यह सारी व्यवस्थाएं करें। इसके बाद है दोस्तों लैंगिक व्यवस्था। प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह विवाह नामक उत्सव का आयोजन समाज के स्वीकृति ढंग से करें, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या में संतुलन बना रहे और समाज में समायोजन स्थिर रहे। इसे लैंगिक व्यवस्था कहते हैं। यह भी हर परिवार का यह दायित्व होता है। अब हम अनावश्यक कार्य को समझते हैं। अनावश्यक कार्य किसे कहेंगे। मैकाइबर पेज ने बताया कि परिवार मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है, अतः इसे अनावश्यक कार्य में वर्गीकृत किया गया। कहने का तात्पर्य है अनावश्यक कार्य, अगर आपके पास बजट है, पैसा है, तो आप मनोरंजन के साधन बालक को उपलब्ध कराइए। अगर नहीं है तो आप नहीं करिए। ये फिक्स नहीं है कि नहीं, हर परिवार का दायित्व नहीं होता है। मनोरंजन की जो सुविधाएँ होती हैं वो हर परिवार का दायित्व नहीं है, लेकिन और जो सुविधाएं हैं दोस्तों जो आवश्यक कार्य में है वह हर परिवार का दायित्व होता है, उसे करना चाहिए। अब हम पारिवारिक वृक्ष समझते हैं। परिवार को वृक्ष की बात दर्शाना ही दोस्तों पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। यहाँ पे आप फैमिली ट्री देख रहे होंगे, दादा दादी, फिर उनके बच्चे, इस प्रकार से दोस्तों आपका पारिवारिक वृक्ष बनता है। अब हम मित्र समझते हैं। मित्र कहते किसे हैं। कह रहे हैं कि जो बालक के कार्य में सहयोग करें, बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है, वह उसका मित्र कहलाता है। कहने का तात्पर्य कह रहे हैं कि हम मित्र किसे कहेंगे, जो हमारे साथ खेले, जो हमारे साथ कार्य करें, वही तो हमारा मित्र होगा। अब मित्र कई प्रकार से होते हैं। कुछ मित्र होते हैं बहुत विश्वसनीय होते हैं, कुछ मित्र होते हैं कुछ देर के लिए मिलते हैं, मित्र बनते हैं, फिर वो हट चले गए, हम चले आए, दोनों का मतलब खत्म हो गया। ऐसे भी मित्र होते हैं। फिर इन मित्र को हम क्या कहेंगे, जो बहुत विश्वसनीय होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उसको समझते हैं। मित्रों के बीच बने आपसी संबंध को दोस्तों क्या कहते हैं, मित्रता कहते हैं।
मित्रता के प्रकार। मित्रता दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपके उपयोगिता की मित्रता, एक होती है आनंद की मित्रता, एक होती है सच्ची मित्रता। अगर हम नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है, उपयोगिता की मित्रता आप उसे कहेंगे जब तक आपसे काम है, एक दूसरे से संपर्क बने रहेगा, काम हो गया फिर मित्रता खत्म, ये आपकी उपयोगिता की मित्रता होगी। आनंद की मित्रता की अगर हम सब बात करें तो ऐसी मित्रता जिसे एक दूसरे के ना जानते रहें, मिल गए, कुछ देर तक बात किए, दोनों लोग आपस में बहुत सारे बातें कर लिए, लेकिन वह फिर कहीं पे मान लीजिए कि एक दूसरे से हट, उनको जहाँ जाना वो चले गए, उनको जहाँ जाना है वो चले गए, यहाँ पे आनंद मित्रता होती है। जैसे ऐसी मित्रता दोस्तों आपको ट्रेन में, बसों में मिल जाएगी। ट्रेन में आप जा रहे हैं, आपके बगल कोई बैठा है, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपका स्टेशन आ गया, आप उतर के चले गए, वो आ गए, अपना स्टेशन चला गया। यह आपकी आनंद की मित्रता है। आपकी मित्रता तभी तक सीमित है जब तक आपको आनंद आ रहा है, आपका डेस्टिनेशन आ गया, आपको उतरना है तो आप उतर गए, मित्रता खत्म। एक होती है दोस्तों सच्ची मित्रता। यह मित्रता हर समय हर बच्चे के लिए, वह हर समय उसके लिए उपलब्ध रहता है, यह आपका सच्ची मित्रता कहलाता है। चलिए हम उपयोगिता की मित्रता समझते हैं। कहने कि यह वह मित्रता का प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर, काम आने पर संबंध को बरकरार रखता है, लेकिन नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है। जैसे किसी के लिए अभी कोई आपको कुछ मान लो बुक दे रहा है, आपने बुक मांगा उससे, आपका मित्र बहुत बढ़िया है, आपने कुछ बुक मांगा, हमको बुक दे दीजिए, अगर वो आपको बुक दे दिया तो फिर आपका बहुत अच्छा मित्र हो गया। अगर नहीं दिया तो, अगर मना कर दिया नहीं हम अपना बुक नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे, हम अपनी दोस्ती तोड़ दे रहे हैं, हम अपने मित्रता खत्म कर दे रहे हैं। यह आपकी उपयोगिता की मित्रता है दोस्तों। जो सिर्फ उपयोग के लिए मित्रता बनाए, सिर्फ काम के लिए मित्रता होती है, वह आपके उपयोगिता की मित्रता के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हम समझते हैं आनंद की मित्रता। यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक केवल आनंद तक ही अपने आप को सीमित रखता है या संबंध का निर्माण किया रहता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रेन में हो गया, बस में हो गया, यह सारे प्रकार की मित्रता आनंद की मित्रता कहलाते हैं। जब तक हम हैं, बात कर रहे हैं, हमारा काम, हमको उतरना है, हमारा काम हो गया तो हमारी मित्रता खत्म, तो यह आपके आनंद की मित्रता होती है, जो कि हम आनंद के लिए ही बस मित्र बनाए हैं। अगला है सच्ची मित्रता। कह रहे हैं कि यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक अपने मित्र पर अटूट विश्वास रखता है। बालक प्रत्येक प्रकार के अनुभवों को साझा करता है। आप चित्र में देख रहे होंगे, सच्ची मित्रता दोस्तों एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखना और अपने जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, एक दूसरे को साझा करना, यह आपके सच्ची मित्रता कहलाता है। अब हम संबंध समझ लेते हैं। संबंध वह बुनियाद होता है दोस्तों जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों, उसे हम संबंध कहेंगे। अब संबंध की अगर बात करेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर जुड़े रहते हैं, तब भी हम उसे संबंध कहेंगे। विवाह के आधार पर रहेंगे तब भी कहेंगे। एक होता है रक्त के आधार पर, यह भी आपका संबंध कहलाता है। जैसे भाई भाई हो गया तो यह आपका रक्त के आधार पे है, ये भी आपका संबंध है। पति पत्नी हो गया, यह विवाह के आधार पर है। कुछ दोस्त हो गए, जैसे दोस्तों, तो फिर ये आपके भावनाओं के आधार पर आएंगे। पहले हम संबंध के प्रकार समझते हैं। संबंध समरक्त होता है, एक वैवाहिक संबंध होता है दोस्तों। जैसे समरक्त, जैसे भाई भाई का रिश्ता, भाई भाई का, तो फिर यह आपका संबंध भाई बहन हो गया। और वैवाहिक जैसे माता पिता का दोस्तों वैवाहिक संबंध होता है। सबसे पहले हम सब समझते हैं समरक्त संबंध, जहाँ पर संबंध का निर्माण रक्त के आधार पर होता है दोस्तों। किसके आधार पर? रक्त के आधार पर होता है, वहाँ पर समरक्त संबंध होता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं पिता बेटा, माँ बेटी, भाई भाई, भाई बहन, इस प्रकार से दोस्तों यह आपका समरक्त के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों वैवाहिक संबंध का हम समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वह आपके वैवाहिक संबंध कहलाते हैं। जैसे पति पत्नी, जैसे माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, तो ये आपके वैवाहिक के आधार पर संबंध से जुड़े होते हैं। जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, यह सब आपके वैवाहिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम सब दोस्तों परिवार को ख़त्म किया, मित्र को ख़त्म किया और संबंध को ख़त्म किया। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब डेली सीटेड को कवर कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।